आज हम लोग एक ऐसे फंड का रिव्यू करने वाले हैं जिस फंड ने गए एक साल में करीब करीब 30% के ऊपर का रिटर्न दिया है और अपनी कैटेगरी में ये एक टॉप रिटर्न देने वाला फंड भी है। और इस फंड की खासियत यह है कि ये फंड आपको अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन भी करके देता है। तो और ये फंड वैसे एक इन्वेस्टर में और जो इन्वेस्टर एडवाइजर्स है उनमें एक पॉपुलर भी है। तो हम लोग आज रिव्यू करने वाले हैं पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना ना भूलना, क्योंकि जब आप बेल आइकॉन दबाते हो सब्सक्राइब करते वक्त तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको उसका एक अलर्ट मिल जाता है, तो आप कोई भी वीडियो जो है वो मिस नहीं करते। तो चलिए रिव्यू करते हैं पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को। देखिए कि ये इस फंड के रिटर्न्स जो है वो अच्छे खासे आ रहे हैं, ये तो आपको हर कोई बता देगा। लेकिन ये अच्छे खासे आने की वजह क्या है वो भी हम लोग इस रिव्यू में देखेंगे। आज के इस रिव्यू में हम लोग पहले देखेंगे कि मल्टी कैप कैटेगरी है उसमें निवेश करने के बेनिफिट क्या क्या है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि मल्टी कैप कैटेगरी का जो अभी का जो सिनारियो है वो कैसा है। उसके बाद हम लोग इस फंड की जो बेसिक डिटेल्स है, जैसे कि फंड के फंड मैनेजर कौन है, इस फंड को वो कब से मैनेज कर रहे हैं, इस फंड का ईवीएम कैसा है, वो बेसिक डिटेल्स लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस फंड ने 1, 3 और 5 साल में रिटर्न कैसे दिए। उसके बाद हम लोग इस फंड के जो रिटर्न्स है वो इसके जो इसी कैटेगरी में जो इसके पीयर फंड्स है उनके साथ कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम लोग जो रिस्क रेशियोज है उनको भी हम इस पूरी कैटेगरी में साथ में जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसके साथ कंपेयर करेंगे। अंत में हम लोग देखेंगे कि इस फंड में अगर आपको किन प्रकार के निवेशकों को निवेश करना चाहिए कि और उनके लिए इसमें निवेश करने के फायदे क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। तो पहले जान लेते हैं कि मल्टी कैप कैटेगरी क्या है। देखिए आज जो मैं मल्टी कैप कैटेगरी के बारे में बता रहा हूं ये सब खाली 31 दिसंबर तक ही वैलिड है, क्योंकि सेबी ने 1-2 महीने पहले मल्टी कैप कैटेगरी में एक मेजर चेंजेस किए हैं। उसके हिसाब से देखा जाए तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में फंड मैनेजर को कम से कम 25% निवेश करना जरूरी है या उनको मैंडेटरी भी है। लेकिन अभी का जो हालत है इसमें फंड मैनेजर कंप्लीटली फ्री है कि वो किसी भी मल्टी कैप में किसी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से निवेश कर सकते हैं। तो दूसरा उसमें कैसा होता है कि मल्टी कैप कैटेगरी में होने से एक फंड हाउस का जो रिसर्च टीम है उनका एक सेक्टर या एक सेगमेंट पे जो उनके बारे में उनकी जो स्टडी है या एनालिसिस है उसके हिसाब से वो मार्केट कैपिटलाइजेशन का बंधन न होने के कारण निवेश कर पाते हैं। ये मल्टी कैप कैटेगरी है। कंपेयर टू अगर हम लोग देखें कि लार्ज कैप और बाकी जो है मिड कैप उनसे थोड़ा रिस्क भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न आने की ज्यादा संभावना भी होती है। उसके बाद देखेंगे कि एज ऑफ जो अक्टूबर 2020 है उसके हिसाब से इस कैटेगरी का अभी का जो रिकॉर्ड कैसा है। तो टोटल नंबर ऑफ 35 स्कीम्स जो है वो मल्टी कैप कैटेगरी में आ रहे हैं। उसके बाद इसका नंबर ऑफ फोलियोज जो है वो करीब 95,41,000 के करीब नंबर ऑफ फोलियोज है। फंड मोबिलाइजेशन का देखा तो 2,618 करोड़ के करीब है। रीपर्चेस और रिडम्पशन जो हुआ है वो 4,500 के करीब हुआ है। तो इस फंड में अगर देखा जाए तो इनफ्लो जो है वो जुलाई महीने में या तो वो आउटफ्लो जो है वो ज्यादा हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मल्टी कैप कैटेगरी में जो नए बदलाव आए
तो ये जो कैटेगरी की जो स्कीम्स है, एक तो ये स्कीम रिकैटेगराइज हो जाएगी क्योंकि सेबी ने कुछ दिनों पहले एक फ्लेक्सी कैप करके नई कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसमें जो काफी जो मल्टी कैप फंड्स है वो इन्हीं फंड को रिकैटेगराइज कर दे, बजाय कि वो जो मैंडेटरी प्रोपोर्शन है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का 25% का, वो करने की बजाय वो कन्वीनियंस उनके लिए ये भी हो सकता है कि एक ही जो फंड चल रहा है उसको ही रिकैटेगराइज कर दे। नेट असेट मैनेजमेंट जो है इस कैटेगरी में आज की तारीख में वो करीब 1,46,000 करोड़ के करीब है। अभी जान लेते हैं इस फंड के बारे में। तो मैं जैसे हमेशा कहता हूं कि किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए जो एडवाइजर है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि उस स्कीम का फंड मैनेजर है। क्योंकि देखिए ये फंड अगर आप पकड़ के चले कि ये स्कीम जो है ये आपकी एक बस है, तो उस बस को चलाने वाला ड्राइवर जो है वो आपका फंड मैनेजर है। तो फंड मैनेजर अगर आपका सही तरीके से प्रोजेक्शन करके सही स्टॉक्स पिकअप करके अगर निवेश करता है या सही स्ट्रैटेजी के साथ निवेश करता है तो वो फंड आपको अच्छे रिटर्न जरूर देगा। तो इस फंड के फंड मैनेजर है राजीव ठक्कर। तो मैंने यहाँ पे इनका टोटल जो एक्सपीरियंस है वो 18 इयर्स का है और 2012 से वो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कहीं कहीं ऐसा होगा कि मैं पूरा जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूं वो पूरा मैं पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे एक टाइम रिस्ट्रिक्शन होता है। आप यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करके अगर आपको चाहिए तो डिटेल में पढ़ सकते। तो चलिए आगे बढ़ते। तो अभी देखिए कि राजीव ठक्कर जो दो स्कीम जो पराग पारेख में मैनेज करते हैं वो दोनों स्कीम्स की यहाँ पे मैंने कंपैरिजन दे दी। देखिए ये दोनों स्कीम्स है उनमें थोड़ा सिमिलरिटी तो आएगा क्योंकि एक ही फंड मैनेजर मैनेज करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इनका रिटर्न्स जो है वो एक साल में करीब 26% और 31% की तरफ है। ये दोनों फंड जो है मैनेज करते हैं, ये दोनों डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है। एक टैक्स प्लानिंग फंड है जहां पे एक फंड मैनेजर को एक विश्वास होता है कि निवेश जिसने किया है निवेशक ने उसने कम से कम 3 साल के लिए तो निवेश किया ही है, तो वो उस हिसाब से ऐसे फंड में निवेश कर सकते हैं। तो इस फंड का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। किसी भी इक्विटी फंड का ऑब्जेक्टिव जैसे होता है कि जैसे लॉन्ग टर्म में एक कैपिटल एप्रिसिएशन करवा के देना, और इस फंड का देखेंगे तो इस फंड में मिनिमम 65% इक्विटी में जाएगा और इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में, और इंडिया मार्केट में 65% और कम से 35% तक जो है ये फंड इंटरनेशनल मार्केट में निवेश करता है। देखिए मैंने जब इस वीडियो की शुरुआत की थी तब मैंने बताया था आपको कि ये फंड के इतने अच्छे जो नतीजे आ रहे हैं या रिजल्ट इतना अच्छा जो आ रहा है या फिर रिटर्न्स इतने जो अच्छे आ रहे हैं उसकी वजह जो है वो यहाँ पे है। देखिए इस फंड का जो निवेश है वो करीब 35% तक ये फंड ओवरसीज मार्केट में निवेश कर सकता है। दूसरा फंड फैक्ट्स देख लेते हैं। असेट अंडर मैनेजमेंट जो है 5,000 करोड़ से ऊपर है। डेट ऑफ इंसेप्शन जो है वो आपका 24 मई 2013। बेंचमार्क इंडेक्स जो है वो उतना ही समझना बहुत ही जरूरी है कि किसी भी आप कोई भी दो फंड आप जब कंपेयर करते हो तो उन दो फंड का बेंचमार्क इंडेक्स सेम है ना, इतना देख लेना, तो आपकी कंपैरिजन ऑरेंज विद ऑरेंज होगी या एप्पल विद ऑरेंज नहीं होगी। तो इसके लिए आपको बेंचमार्क इंडेक्स पे ध्यान देना उतना ही जरूरी है। इसका कैटेगराइजेशन जो आता है वो मल्टी कैप कैटेगरी में आता है। मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट आप 1,000 रुपया SIP 1,000 की कर सकते। एक्सपेंस रेशियो एज ऑफ अक्टूबर जो है 2.06% है रेगुलर प्लान के लिए, और एग्जिट लोड जो है इसमें एक ज्यादा फोकस एक समझ लीजिए कि ये 2% है अगर आप 12 महीने से पहले इस फंड से पैसा निकालते हो। तो आपको मिनिमम 1 साल तो इस फंड में निवेश करके रहना है, या फिर आप बीच में निकल जाते हो तो आपको 2% का एग्जिट लोड जो है वो इस फंड में बैठेगा। असेट एलोकेशन देख लेते हैं। टोटल 94.74% जो है वो इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में है, और फिर करीब 5% से 5.25% जो है डेब्ट और रिलेटेड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में है।
लार्ज कैप में 32.14%, मिड कैप में 14.84% और स्मॉल कैप में इस फंड का निवेश है जो 18.82% है और करीब करीब 25% के करीब इंटरनेशनल मार्केट में इस फंड का निवेश है। तो पोर्टफोलियो देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैं हर जो कंपनीज है उनके नाम ही लूंगा। आप ये स्कीम जो है, आप ये स्क्रीन पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ जैसे मैंने पहले कहा था कि इस फंड का निवेश जो है वो इंडियन मार्केट में है और उसके साथ ओवरसीज मार्केट में भी। तो इस फंड का जो ओवरसीज कंपनी में इन्होंने निवेश किया है उसमें अल्फाबेट इंक है, जिसका इनका असेट एलोकेशन 7.9% ऑफ द टोटल AUM है। अल्फाबेट में आपको बता दूं ये कंपनी है जो गूगल ओन करती है। जो गूगल जो कंपनी है वो यही कंपनी है अल्फाबेट इंक। अमेजॉन तो आपके लिए कोई नई कंपनी नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन आपके लिए नई नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। और फेसबुक इंक है जो भी आप सब लोग जानते हैं। ये 4 कंपनीज में इस फंड ने करीब करीब अगर टोटल लगाया जाए तो 25% AUM जो है। इसका मतलब क्या होता है कि आप जब 100 रुपया इस फंड में निवेश करते हो तो आपके 25 रुपया जो है वो ये ओवरसीज मार्केट में निवेश होने वाले। तो मैंने जैसे पहले कहा था कि इस फंड का इतना अच्छा रिटर्न आने की वजह जो है वो इसका ये 25% वाला एलोकेशन है। देखिए कि गए 6 महीने में या 7 महीने में देख लीजिए तो मार्केट जब मार्च में गिरा था उसके बाद जो उछाल हुआ वो नैस्डैक में भी उतना ही हुआ कि जहां पे ज्यादातर सब जो टेक्नोलॉजी टेक कंपनीज है उस इंडेक्स में आती है। और ये चारों जो टेक कंपनीज है इनमें जो गई 6 महीने का अगर रिटर्न आप देखेंगे तो काफी हाई है। उसके साथ ही अगर आप लोग यहाँ पे बाकी पोर्टफोलियो देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर सर्विसेज देने वाली कंपनियां यहाँ पे नजर आएगी। तो टॉप सेक्टर जहां पे इस फंड का निवेश है उसमें देख लेते कि आईटी सेक्टर में 25.32% निवेश है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 24.93% है, कंज्यूमर गुड्स 17.36%, ऑटोमोबाइल 11.36% और सर्विसेज में 8.95% का निवेश जो है वो इस कंपनी। अभी पीयर परफॉर्मेंस जो है, देखिए मैंने एक स्लाइड जो है जो पहले मैं रखा करता था वो मैंने यहाँ पे बचा लिए क्योंकि मैं एक इसी फंड के 1, 3, 5 साल के रिटर्न दिखाया करता था। तो मैं अभी दोनों स्लाइड मैंने एक साथ कंबाइन कर दिए। अब मैं एक ही स्लाइड में आपको दोनों रिटर्न दिखा रहा हूं। मैं इस फंड के भी रिटर्न्स दिखा रहा हूं 1, 3, 5 साल के, और इसके साथ में मैं इसी कैटेगरी में जो दूसरे फंड है उन फंड के भी रिटर्न दिखा रहा हूं। लेकिन एक्चुअली मैं यहाँ पे कंपैरिजन आपको दिखा रहा हूं, लेकिन यहाँ पे सही मायने में कंपैरिजन नहीं हो सकती क्योंकि ये जो पराग पारिक का जो फंड है लॉन्ग टर्म इक्विटी, इसका 25% तो निवेश ओवरसीज मार्केट में हो जाता है। और ये जो बाकी फंड है इनमें ये जरूरी नहीं है कि इन फंड का निवेश जो है वो ओवरसीज मार्केट में हो या ना हो। तो इसीलिए आप अगर कंपैरिजन करके देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन फंड्स का जो है वो इन्वेस्टमेंट ज्यादातर इंडियन मार्केट में और पराग पारिक का जो निवेश है वो इंडिया और ओवरसीज दोनों मार्केट में है। इसकी वजह से आपको एक बैलेंस्ड और एक डाइवर्सिफाइड, सही मायने में एक डाइवर्सिफाइड फंड हो जाता है कि जहां पे एक मार्केट्स की बजाय एक मल्टीपल मार्केट में निवेश हो रहा है। तो यहां पे देख लीजिए कि इनका 1 साल का जो रिटर्न आया है, जैसे मैंने पहले कहा था वीडियो की शुरुआत में, 31.19% है। 3 साल का जो रिटर्न है वो 14.46% है और 5 साल का रिटर्न जो है वो 14.56% है। साथ ही में मैंने स्क्रीन में आपको असेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो सभी फंड के दिए हैं। देखिए एचडीएफसी इक्विटी का 21,000 करोड़ का टोटल जो है फंड है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो डीएसपी का ऊपर है, उसके बाद मोतीलाल ओसवाल का अगर देखेंगे तो 11,000 करोड़ के करीब करीब है। यूटीआई इक्विटी 13,000 करोड़ के। तो यहाँ पे आपको एवीएम देख के भी पता चल जाता है कि कितने निवेशक लोग जो है ये फंड को प्रीफर कर रहे हैं या फिर इनका ईवीएम साइज मैनेजेबल छोटा ठीक से है या ज्यादा है या कम है। यहाँ पे आपको कंपैरिजन मिल जाता है। इंपॉर्टेंट रेशियो देख लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए कि मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो, सॉर्टिनो, बीटा, अल्फा और आर स्क्वायर दिया है। पराग पारिक का जो है वो मैंने सबसे टॉप में रखा हुआ है और जो बीएसई 500 इंडेक्स है। देखिए ये जो रेशियोज है ये स्टैंड अलोन कुछ मायने नहीं करते जब तक आप इन रेशियोज को दूसरे फंड
या फिर आपके बेंचमार्क इंडेक्स के रेशियोज के साथ कंपेयर नहीं करते हो। तो यहाँ पे पराग पारीख का जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है वो 18.91%, शार्प रेशियो 0.53, सॉर्टिनो 0.58, बीटा जो है 0.78%। ये काफी अच्छा बीटा है इस फंड का, क्योंकि बीटा की जो वैल्यू है वो करीब ज्यादा से ज्यादा 1 होनी चाहिए, लेकिन जितना कम हो उतना अच्छा होता है। क्योंकि देखिए जब मार्केट अगर 10% ऊपर 100 रुपए से ऊपर होता है, तो जो फंड ऊपर नीचे अगर होता है, जो जिस फंड का बीटा 1 के करीब है, तो वो लगभग उतना ही ऊपर नीचे होगा। मतलब जितना मार्केट वोलाटाइल है उतना ही वो फंड वोलाटाइल होगा। अगर बीटा कम है, इसका मतलब मार्केट वोलाटाइल जितना होगा उसके हिसाब से फंड में उतनी वोलाटिलिटी आपको दिखेगी नहीं। लेकिन यहाँ पे ये भी समझने की जरूरी बात है कि इस फंड का 25% निवेश जो है वो ओवरसीज मार्केट में है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि इस फंड का जो 100 रुपए का निवेश है और यहाँ BSE 500 में जो वोलाटिलिटी आती है, तो उसमें 75 रुपीज में ही उतनी वोलाटिलिटी आएगी। 25 रुपए में BSE के हिसाब से वोलाटिलिटी आने वाली नहीं है। तो वहां पे यहाँ पे वो भी एक रीजन हो सकता है। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो अल्फा भी हुई है, क्योंकि हम लोग अल्फा कंपेयर जो कर रहे हैं वो अपना बेंचमार्क इंडेक्स BSE 500 के साथ कर रहे हैं, और इस फंड में 25% तो नास्डैक के शेयर्स है। तो यहाँ पे भी जो अल्फा है वहां पे आपको थोड़ा जो है वो कंपैरिजन इतनी ठीक नहीं हो पाती है। तो उसके बाद चलो देखते हैं कि किन लोगों को इस फंड में निवेश करना चाहिए। देखिए ये एक इक्विटी डाइवर्साइड फंड है, जिसकी निवेश जो फंड लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और इंटरनेशनल मार्केट में निवेश करता है, तो जिन लोगों का निवेश का नजरिया एक लॉन्ग टर्म है उन लोगों को इस फंड में निवेश करना चाहिए। और जो लोग मार्केट, देखिए अभी आज की तारीख में देखा जाए तो हर इंडेक्स जो है वो आसमान छू रहा है और रोज नए एक रिकॉर्ड बना रहा है। तो मार्केट में नजदीक के टाइम में ऊपर नीचे होना उतना ही स्वाभाविक होता है। तो जो लोग मार्केट के ऊपर नीचे होने से जिनको फर्क नहीं पड़ेगा, वो निवेश करके रह सकते, ऐसे लोगों को इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में निवेश करने में कोई हल करना चाहिए। इन्वेस्टर जिन लोगों को लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप, इन लोगों में या फिर कहा जाए इंटरनेशनल मार्केट में डाइवर्सिफाई करना है, तो ऐसे निवेशक ये फंड में निवेश कर सकते हैं। इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं, ऐसे निवेशक की जैसे कोई एक रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहा है और निवेश कर रहा है, या कोई उनका बच्चे के स्कूल हायर एजुकेशन के लिए निवेश कर रहा है, तो ऐसे जो लॉन्ग टर्म निवेशक है वो ऐसे कैटेगरी में, मल्टी कैप कैटेगरी कह लीजिए या डाइवर्सिफाइड इक्विटी कैटेगरी कह लीजिए, ऐसे कैटेगरी में निवेश कर सकते हैं। तो अभी आज मैंने ये जो पराग पारीख इक्विटी फंड है, इसकी मैंने आपको पूरी की पूरी जानकारी दे दी। अब आपको अगर इस फंड में निवेश करना है तो आपको यह भी पता चल गया है कि इस फंड के जो रिटर्न है वो इतने अच्छे क्यों आ रहे, इस फंड का डाइवर्सिफिकेशन कैसा है, ये फंड कौन कौन से स्टॉक्स में निवेश कर रहा है। तो आपको, मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इस फंड की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको लगता है कि ये जो इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने पेश की है ये आपके किसी रिलेटिव के या आपके किसी दोस्त को भी काम में आ सकती है, तो आप इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। या सिर्फ फिर मैं कहूंगा कि शेयर करते वक्त हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। दूसरा ही, अगर आपने इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और दूसरा, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन जरूर दबा देना, क्योंकि बेल आइकॉन दबाने से मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको एक अलर्ट मिल जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगली टाइम और एक नए फंड रिव्यू के साथ एक हफ्ते में। थैंक यू।